बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने रेगुलेटेड प्राइस के मुतालिक पढ़ा था, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस के मुतालिक पढ़ा था। आज का हमारा कॉन्सेप्ट ये है। अब देखिए, हम सेपरेटली डिमांड सीख चुके हैं, हम सेपरेटली सप्लाई भी सीख चुके हैं, फिर हमने मार्केट के बारे में पढ़ा जहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का इंट्रैक्शन होता है, यानी कि डिमांड सप्लाई हमने कंबाइन में पढ़ ली। अब हम मार्केट के ऊपर ना एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है जी। हमें ये बात तो पता चल गई कि प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड कम हो जाती है, ये बात हमें पता चल गई लॉ ऑफ डिमांड के ज़रिए, और लॉ ऑफ सप्लाई के ज़रिए पता चल गया कि प्राइस ज़्यादा होने से सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। अब हम मार्केट में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाए तो मार्केट की कंडीशंस क्या होगी। मार्केट में डिमांड कम हो जाए, सप्लाई ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो बताएं मार्केट में क्या तब्दीली आएंगी, क्या चेंजिंग आएंगी। फिर ये तो डिमांड को अलग अलग हमने पढ़ा कि डिमांड ज़्यादा होने से क्या चेंज आएगी, सप्लाई ज़्यादा होने से। फिर मैं इन दोनों को चेंज कर लूँगा साइमल्टेनियसली कि डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो जाए उस वक्त में, तो मार्केट में क्या चेंज आएगा। सप्लाई डिमांड दोनों ज़्यादा हो जाए, मार्केट में चेंज क्या आएगा। फिर हम दोनों को चेंज करके मार्केट की सिचुएशन की बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक हो गया जी। सबसे पहले वन बाय वन चेंज शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पर शिफ्ट इन डिमांड या शिफ्ट इन सप्लाई से मार्केट में क्या चेंजिंग आएगी। तो सबसे पहले डिमांड साइड डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एग्जामिनर ये कह सकता है कि कंज्यूमर इनकम ज्यादा हो गई, कंज्यूमर इनकम ज्यादा हो गई, मुझे ये बताओ मार्केट प्राइस और मार्केट क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा। तो क्वेश्चन उसका ये था कि कंज्यूमर इनकम, आपको पता है इनकम को वाई से शो करते हैं, कंज्यूमर इनकम क्या हो गई, ज्यादा। इसके ज्यादा होने से उसने कहा मुझे ये बताओ कि मार्केट की प्राइस में क्या चेंज आएगा और मार्केट की क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा। हमने कहा ये ना हम मार्केट से ही पूछ लेते हैं, ये हम मार्केट से पूछ लेते हैं। मुझे ये बताएं जो इनकम का डिटर्मिनेंट है ये डिमांड को हिट करता है या सप्लाई को। ये डिमांड को, इनकम ज्यादा हमेशा डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि इनकम जो है ये डिमांड का डिटर्मिनेंट है। तो इनकम ज्यादा से कभी सप्लाई ज्यादा नहीं होने वाली, समझ आ रही है। जब इनकम ज्यादा हुई तो डिमांड ज्यादा, मीन डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। तो डिमांड देखिए मैंने राइटवर्ड शिफ्ट कर दी, ये डिमांड मेरी राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, ऐसे ही जी। तो जैसे डिमांड D1 नई डिमांड करवाई, तो जैसे मेरी डिमांड कर्व ये देखें राइटवर्ड शिफ्ट हुई, मेरा ये इक्विलिब्रियम बदल गया। अब न्यू इक्विलिब्रियम कहां बना, यहां बन गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम कहां बनता है, डिमांड और सप्लाई पर इक्विलिब्रियम बनता है। तो नई डिमांड और ये वाली सप्लाई कर, अब मेरा इक्विलिब्रियम E से E1 पे पहुंच गया। जैसे डिमांड ज्यादा हुई मार्केट में क्या चेंजिंग आई, ये देखें प्राइसेस इंक्रीज कर गई और साथ में मार्केट की क्वांटिटी भी। तो मैं कहूंगा कंज्यूमर की इनकम ज्यादा होने से मार्केट प्राइस इंक्रीज कर जाएगी और मार्केट क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। एनी प्रॉब्लम, मुश्किल बात तो नहीं है, आसान है। नेक्स्ट, अब मैं डिमांड को कम करूंगा। अगर मार्केट में डिमांड कम हो जाए, ये आपको मैंने डिसीजन सिखाया मार्केट से, अब हम ये डिसीजन करेंगे ज़बानी, मार्केट के बगैर लॉजिकली डिसीजन देखते हैं। अब मार्केट को देखे बगैर हम डिसीजन करते हैं, और डिसीजन ये है अगर मार्केट में डिमांड कम हो जाए, अब लॉजिकली सोचते हैं, ग्राफ के बगैर सोचेंगे। मार्केट में अगर डिमांड कम है, मुझे बताएं चीजों की प्राइस, कीमतें ज्यादा होंगी या कम होंगी। अच्छा, अब मैं जरा सिनेरियो को जरा इनहेंस करता हूं। जब मार्केट में डिमांड कम
मतलब कोई भी चीजें खरीदने में विलिंग नहीं है। प्रोड्यूसर, प्लीज, प्रोड्यूसर तो वेले निकम्मे बैठे होंगे, कहेंगे यार लोग ही नहीं आ रहे, तो वो लोगों को मार्केट में लाने के लिए क्या करेंगे, सेल लगा देंगे, प्राइस कम कर देंगे। मार्केट में डिमांड कम तो मार्केट में डिमांड कम तो मार्केट में प्राइस भी कम। क्या ये लॉजिक जस्टिफाइड है? पक्की बात है? किसी को इतराज नहीं ना इस लॉजिक पे? अच्छा, अब यही लॉजिक ना मार्केट को ड्रॉ करके मार्केट से पूछते हैं। अब मार्केट में डिमांड कम हुई, अच्छा डिमांड कम करने के लिए मुझे कोई इसका एक डिटर्मिनेंट बताएं जिससे डिमांड कम हो रही हो, ताकि लॉजिकली बात और हो जाए। बताएं, एक जैसे मैंने एक इनकम बताया ना, अब एक आप बता दें मुझे। प्राइस से मेरे भाई शिफ्ट नहीं आएगा ना मेरी जान, पर मैं जरूर कहता उससे तो मूवमेंट आनी है। नॉन प्राइस फैक्टर बताएं मुझे, याद रखिएगा। शिफ्ट इन डिमांड आपको बताया, शिफ्ट इन सप्लाई मैं बल्कि लिख ही देता हूं, बल्कि मैं आपसे माजरत करता, मैंने यहां पे लिखा नहीं था। क्या ख्याल है? नहीं, मेरा कसूर है कि मुझे लिखना चाहिए था कि शिफ्ट इन डिमांड तो नॉन प्राइस फैक्टर से आती है। नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से शिफ्ट आएगा। भाई ये बातें याद रखा करो, मैं लिखूं या ना लिखूं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। शिफ्ट हमेशा नॉन प्राइस फैक्टर से आता है। अच्छा जी, ठीक है। आपने एक डिटरमिनेंट सेट किया, फॉर इंस्टेंस आपने कहा कि एडवर्टीजमेंट कम होगी या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम होगी या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में प्राइसेस डिक्रीज होंगी। क्या ख्याल है? फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होगी, यानी कि कल को हफ्ते बाद चीजें सस्ती होंगी, तो आज मैं कल खरीदना चाहूंगा ना, क्योंकि फ्यूचर में सस्ती होंगी, फ्यूचर में खरीदूंगा। हाँ, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो आज मैं डिमांड कम कर दूंगा। तो अगर डिमांड कम हो रही है तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो अब डिमांड को मैं लेफ्टवर्ड ले आता हूं। हालांकि हमने लॉजिकली कहा था कि प्राइसेस कम हो जाएंगी। लेट्स सी मार्केट क्या कहती है। तो मार्केट में इक्विलिब्रियम यहां पर आया, ऐसी है नया इक्विलिब्रियम। जहां पे नया इक्विलिब्रियम आएगा वहां पर मार्केट की पोजीशन न्यू आएगी। तो देखिए हमने चेक किया, मार्केट में प्राइसेस कम हो गई और साथ साथ मार्केट की क्वांटिटी पे क्या फर्क आया, वो भी कम हो गई। इसका मतलब अगर मार्केट में एनालिसिस क्या हुआ, अगर मार्केट में डिमांड कम होती है तो मार्केट में प्राइसेस कम हो जाएंगी और मार्केट की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। इसमें किसी को इतराज? पक्की बात है? ये जो क्वांटिटी कम हो रही है, ये क्वांटिटी डिमांड भी कम हो रही है, क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो रही है, क्योंकि मार्केट क्वांटिटी मीन डिमांड एंड सप्लाई। ये बात समझ आ रही है आप सबको? क्या डिमांड वाली साइड क्लियर हो गई? अब सप्लाई वाली साइड पे आते हैं। सबसे पहले सप्लाई इंक्रीज। सप्लाई इंक्रीज के लिए एक डिटर्मिनेंट बताएं मुझे जिससे सप्लाई इंक्रीज हो जाए। बताएं शाबाश। कॉस्ट क्या हो गई? बिल्कुल, सब्सिडी ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, नंबर ऑफ सेलर ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, सप्लाई ज्यादा। तो मैं जरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पिक कर लेता हूं। तो हमने कहा, एग्जामिनर ने मुझसे पूछा, ये जो मैं पूछ रहा हूं, जो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इनकम यूज कर रहा हूं, यानी मुंह चुप के नहीं कर रहा। एग्जामिनर ने भी सवाल इस तरह पूछने। एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा एग्जाम में, मुझे ये बताओ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, बताएं इसे मार्केट की प्राइस पर और मार्केट की क्वांटिटी पर क्या इंपैक्ट आएगा। तो आपने सबसे पहले सोचना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसको टारगेट करेगा, डिमांड को या सप्लाई को। आपने सोचा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सप्लाई का डिटरमिनेंट है, आपने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सप्लाई को हिट करेगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम होने से हमने ये जानना है प्राइस और क्वांटिटी में क्या फर्क आएगा। सही हो गया? अच्छा, ग्राफ से पूछ लें या लॉजिकली सोच लें? पहले चलें, पहले लॉजिकली सोचते हैं, अब ग्राफ को इग्नोर मारें। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, प्रोड्यूसर के लिए चीजें बनाना आसान हो जाएगा, वो चीजें ज्यादा बनाएगा। ऐसी
जब वो चीजें ज्यादा बनाएगा, ऑब्वियस बात है मार्केट में बेचने के लिए लाएगा, मार्केट की सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई ज्यादा होगी ना। जब सप्लाई ज्यादा होगी तो उसको बेचने के लिए उसको प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी। इसका मतलब जब सप्लाई ज्यादा होती है तो मार्केट में उसके बाद अगले स्टेप में पहले सप्लाई ज्यादा, वेरी नेक्स्ट स्टेप में प्राइस कम। लॉजिक क्लियर है? अब ये मार्केट से पूछते हैं, मार्केट इस बारे में क्या कहती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से सप्लाई ज्यादा, तो सप्लाई ज्यादा शिफ्ट राइट लेफ्ट? राइट। तो प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, क्या मैं शिफ्ट ए साइड पे लेकर आऊं या बी साइड पे लेकर आऊं? ए साइड पर। बहुत अच्छे, क्योंकि सप्लाई कर्व की डायरेक्शन ये, नाउ दिस इज माय राइट हैंड साइड, तो शिफ्ट हमेशा ए साइड पर आएगा, तो मुझे शिफ्ट ए साइड पर लेकर आना है। सप्लाई इंक्रीज करनी है, तो ये देखिए मैंने सप्लाई इंक्रीज कर दी, दिस इज सप्लाई इंक्रीज। सप्लाई क्या होगी मेरी? ज्यादा होगी। जब सप्लाई चेंज हुई, इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा। तो अब इक्विलिब्रियम ई से कहां पे शिफ्ट हो गया? E1 पे हो गया। E1 पर मार्केट की कंडीशन क्या है? प्राइसेस कम, जो कि हम पहले सोच चुके थे। प्राइसेस कम हुई और क्वांटिटी ज्यादा, तो यहां पे डिसीजन क्या लिया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से प्राइसेस कम, क्वांटिटी ज्यादा। आप कहें सर ये हम तो लॉजिकली भी सोच सकते हैं, तो हम ग्राफ क्यों बनाएं? हम ग्राफ इसलिए बनाएंगे, अभी चीजें अलग अलग, आप इंडिविजुअल सोच सकते हो। कल को मैं जब दोनों को मिक्स करूंगा ना, जैसे कि मैं ये कहूंगा सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, अब आपको लॉजिक इकट्ठी करने में वक्त लगेगा। मिसाल के तौर पर अब मैं जरा रैंडमली पूछूं अलग अलग, अब देखिए मुझे मिनटों में जवाब देंगे, चेक कीजिएगा, अपनी एफिशिएंसी खुद इवैल्यूएट कीजिएगा। मार्केट में डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, डिमांड ज्यादा, लोग तो चीजें खरीदने के लिए मरी जा रहे हैं, क्या ख्याल है? तो आप कहेंगे मरी ना जाए, लाहौर में भी चीजें मिलती हैं, क्या ख्याल है? तो चीजों के रेट, डिमांड ज्यादा प्राइस ज्यादा, डिमांड कम प्राइस, सप्लाई ज्यादा प्राइस, सप्लाई कम है प्राइस। कितना रैंडमली सोचा आपने, क्विक आंसर दिए। अब आंसर देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। सप्लाई ज्यादा प्राइस कम, अब दिमाग कंफ्यूज हो गया, ये करना क्या हमने, समझ आ रहे हैं? ये भी लॉजिक आपको फास्टली सिखा दूंगा, लेकिन अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो हम दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे, हम मार्केट से चुपचाप पूछ लेंगे। इस वजह से मैं डायग्राम्स बनवा रहा हूं, वरना इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट लॉजिकली सोचना ज्यादा तेज है, ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन जब चीजें मिक्सअप होंगी तो मैं दिमाग को कहूंगा भाई तू आराम कर ले, हम ये मसला मार्केट से खुद ही सॉल्व करवा लेते हैं। बस समझ आ रही? अच्छा, अब इस केस में सप्लाई इंक्रीज करवा चुका, अब सप्लाई डिक्रीज। सप्लाई डिक्रीज के लिए जो मैं नॉन प्राइस फैक्टर सिलेक्ट करूंगा, वो सिलेक्ट करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कमाल का है, और ये एग्जामिनर पूछता है। इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो गया तो सप्लाई क्या होगी? कम होगी। तो इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होने से मार्केट की प्राइस में, मार्केट की क्वांटिटी में क्या चेंजिंग आएगी? हमें पता है इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा, सप्लाई कम। ये देखें सप्लाई कम हो गई, ऐसी है, सप्लाई कम हो गई, तो ये S1 आ गया। सप्लाई कम हुई तो देखिए मार्केट में इक्विलिब्रियम यहां पे आ गया, दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम, तो प्राइस क्या हो गई? और क्वांटिटी क्या हो गई? कम। तो हम कहेंगे प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी कम। एनी प्रॉब्लम? मुश्किल था? नहीं। अब यहां पर आए जरा। अब एग्जामिनर इन दोनों को चेंज करवाने वाला, साइमल्टेनियसली चेंज करवाएगा, एट अ टाइम चेंज करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो ये कह दे
अच्छा, मुझे इंपैक्ट बताना है मार्केट प्राइस पर और क्वांटिटी पर सारे सवालों में, यानी कि प्राइस पर क्या चेंज आएगा और क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, मुझे इसके ऊपर इंपैक्ट बताना है। एग्जामिनर ने कहा डिमांड ज्यादा हो रही है, डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, और सप्लाई कम करें ज्यादा करें, चले सप्लाई कम हो रही है। अब रुके रुके रुके, अब रुके मेरी बात, रुके मेरी बात। ये मार्केट में जाने से पहले मैं इसी को आपको लॉजिकली सिखा देता हूं, इसी को लॉजिकली सिखा देता हूं। मार्केट से तो पूछना नहायत बच्चों वाला खेल है ना, बहुत आसान है, पर मैं चाहता हूं हम लॉजिकली भी पूछें, पहुंच जाएं। चेक कीजिएगा जरा, लॉजिकली इसको सीखते हैं जरा। अब मेरे साथ रहिएगा। जब डिमांड ज्यादा होगी, जब डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ने ज्यादा हो जाना है, एग्री करते हो? ये डिमांड ज्यादा होने से प्राइसेस ये इंक्रीज हो जाएंगी, हो जाएंगी। उसी सेम वक्त में सप्लाई कम हो गई। जब सप्लाई कम हुई, चीजें ही नहीं हैं, लोग चीजें मांग रहे हैं, ऑटोमेटिकली इसकी वजह से भी प्राइसेस बढ़ेंगी, तो ओवरऑल प्राइस मुझे कंफर्म में बढ़ जानी है। एग्री करते हो? अब ये मार्केट से पूछ के देखते हैं मार्केट इसके बारे में क्या कहती है। हालांकि हमें पता है कि अगर मार्केट में ये हैपन हो रहा है, ये हैपनिंग हो रही है, तो प्राइसेस इंक्रीज करना ही करना है। अब चेक करते हैं, मार्केट से पूछते हैं। चलें जी, मार्केट में आए जरा। ये डिमांड ज्यादा ऑलरेडी हुई थी, अब मुझे साथ साथ सप्लाई भी नहीं, सप्लाई कम करनी है, सप्लाई कम करनी है, तो आपने अब फोकस करना है न्यू डिमांड पर, न्यू सप्लाई पर। तो डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम करनी है, तो एक और मैं कर्व बना रहा हूं जिसमें सप्लाई कम करूंगा। ये देखें, ये डिमांड ज्यादा ने प्राइस बढ़ाई, लेकिन उस सेम वक्त में सप्लाई भी कम हो गई। अब मैं सप्लाई कम करने वाला हूं, ठीक है जी। गैप उतना ही लूंगा जितना डिमांड में था, ताकि तकरीबन वैल्यूएशन सेम रहे। थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो खैर है, कोई मसला नहीं है। सप्लाई कम करो ना, सिर्फ लेफ्ट से सप्लाई कम है तो दिस इज S1, नई सप्लाई नई डिमांड। अब प्राइसेस कहां पहुंच गई, यहां पर। पहले इक्विलिब्रियम कहां था, यहां पे था, अब इक्विलिब्रियम कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। दिस इज द E1, नया इक्विलिब्रियम, ठीक है। हुआ क्या, क्वांटिटी में कोई खास फर्क नहीं आया, लेकिन प्राइसेस अच्छी खासी, प्राइसेस में अच्छा खासा इंक्रीज आया, मतलब यहां से लेकर यहां तक अच्छा खासा इंक्रीज आया। तो हम ये डिसीजन लेंगे, अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला, ओनली प्राइसेस विल इंक्रीज। देखें, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, क्वांटिटी का तो इंपैक्ट जीरो हो गया ना। जितनी डिमांड ज्यादा उतनी सप्लाई कम, तो क्वांटिटी का तो इंपैक्ट जीरो हो गया। तो ओनली सारा का सारा चेंज मार्केट में किस पे आया, सिर्फ प्राइस पर आया। क्या बात थोड़ी एब्जॉर्ब होती, चेक कीजिए, अगर नहीं होती तो मैं दोबारा ही बनाने वाला हूं। जल्दी से मुझे मशवरा दे, ये बात एब्जॉर्ब हो गई है, समझ लग गई है, नहीं हुई? चलें दोबारा बताता हूं सिनेरियो चेंज करके, नेक्स्ट सिनेरियो पर आ जाए। सिनेरियो नंबर 2 पर आए। डिमांड कम करते हैं, ये अपोजिट है ना। अब सेम डायरेक्शन पे आ रहा हूं, डिमांड कम सप्लाई भी कम। चेक करते हैं मार्केट में क्या चेंज आता है। अब मैं ये सारा कर्व ही नया बनाऊंगा ताकि आपको बात सही समझ आ जाए। तो मुझे मार्केट में क्या चेंजिंग लेके आना है, डिमांड भी कम करनी है, सप्लाई भी कम करनी है। तो सबसे पहले ओरिजिनल मार्केट बनानी पड़ेगी, सप्लाई डिमांड बरकत मार्केट बनानी है। हाँ चलें जी, मार्केट बन गई। डिमांड कम करनी है, तो डिमांड कम करने के लिए मैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाऊंगा। तो जब वो ये कहेगा दोनों को कम करो, तो
हम नॉर्मल इक्वल चेंज के साथ कम करेंगे। D1 डिमांड कम हो गई, अब सप्लाई भी कम करनी है। अच्छा जी, तो डिमांड कम सप्लाई भी कम, तो चेंज मैंने तकरीबन बराबर लेकर आना है। थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाए तो उसकी खैर है। चलो ठीक है, काफी है। सप्लाई कम हो गई, यहां से डिमांड कम हो गई, यहां से सप्लाई कम हो गई, तो न्यू इक्विलिब्रियम यहां पे बन गया। दिस इज E1। चेक करें, जब मार्केट में डिमांड भी कम हो गई, साथ में सप्लाई भी कम हो गई, तो देखें मार्केट की प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस पे आया? ओनली क्वांटिटी विल डिक्रीज। तो अगर मार्केट में साइमल्टेनियसली एक वक्त में डिमांड कम और साथ में सप्लाई भी कम, तो डिसीजन क्या है? प्राइस रिमेन सेम, ओनली डिक्रीज इन क्वांटिटी। बात समझ आ गई? अब एक लास्ट थोड़ा मुश्किल वाला, ये मैं कराऊंगा, फोर्थ वाला आप लोग खुद ट्राई करेंगे। थर्ड वाला ये है, उसने कहा डिमांड और सप्लाई तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिमांड इंक्रीज मोर देन सप्लाई। उसने कहा जो डिमांड ज्यादा हो रही है वो सप्लाई से ज्यादा, कई गुना ज्यादा हो रही है। मिसाल के तौर पर, अगर सप्लाई में इतना इंक्रीज आ रहा है तो डिमांड में भी इंक्रीज आ रहा है, पर इस इंक्रीज से ज्यादा। मिसाल के तौर पर डिमांड में कुछ इतना इंक्रीज आ रहा होगा। बात समझ आ रही है? तो अब देखते हैं कि मार्केट की सिचुएशन क्या बनती है इस सिनेरियो में। चलें जी, डिमांड इंक्रीज करनी है लेकिन जरा ग्रेटर रेशियो से। तो डिमांड हमने ये इंक्रीज कर दी ज्यादा रेशियो से, और सप्लाई हम इंक्रीज करेंगे लेकिन डिमांड से कम। तो सप्लाई हमने इंक्रीज की पर डिमांड से जरा कम की, ऐसी है। तो अल्टीमेटली हमारा इक्विलिब्रियम कहां बना? यहां बन गया। अब यहां पर देखें मार्केट की सिचुएशन क्या है, क्या पोजीशन है मार्केट। क्वांटिटी ये आ गई, ऐसी है, यानी कि क्वांटिटी में इंक्रीज ज्यादा आया और प्राइस में भी इंक्रीज आया। तो क्या मैं ये डिसीजन में लिख सकता हूं? इंक्रीज इन क्वांटिटी इज मोर देन इंक्रीज इन प्राइस। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? इंक्रीज इन प्राइस, increase in price more than increase in quantity। ये डिसीजन होगा। ओहो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, सही है। अब ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये खुद मैनेज कर लो ये वाला। चलो जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई किसी का क्वेश्चन हो? पक्की बात है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलें फिर। कुछ रिवाइज करना तो रिवाइज कर ले, ठीक है। फिर मैं पेरिशेबल गुड क्या है उसकी तरफ मूव करूंगा इंशाल्लाह। एक दफा नोट से बुक से रीड कर लें, नजर मार लें। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। अव्वल तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए वैसे। किस वाले को? ये जब दो आ जाए ना, दोनों चेंज हो रहे हो, तो लॉजिक के बगैर आप ग्राफ से पूछें तो ज्यादा आसान रहेगा। अकेले एक एक चेंज हो रहा है ना,
तो फिर लॉजिकली सोच लें, जब दोनों चेंज हो रहे हैं ना तो ग्राफ से पूछ लो, ये ज्यादा आसान रहता है, तो सोचना कम पड़ेगा हमें। जी जी अच्छा, अब ये एग्जाम में ना क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन ग्राफ से नहीं आएगा, एग्जाम में वो क्वेश्चन मुझसे इंग्लिश में पूछेगा। वो क्वेश्चन ये पूछेगा, फॉर एग्जांपल नॉर्मली वो ये दोनों पूछता है एग्जाम में, इसको और इसको मुश्किल ही टच करता है, लेकिन एहतियाती तौर पर, प्रिकॉशनरी तौर पर हम ये भी सीखेंगे। मिसाल के तौर पर वो ये कहेगा, मार्केट में ना डिमांड ज्यादा हो रही है एक प्रोडक्ट की, ये क्लियर कट अल्फाज यूज करेगा। यार एक सिनेरियो भी क्रिएट कर सकता है कि इनकम ज्यादा हो रही है कंज्यूमर की, ठीक हो गया, और इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा लग रहे हैं, वो सिनेरियो क्रिएट करेगा। इनकम ज्यादा और टैक्सेस ज्यादा, बताएं मार्केट प्राइस इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम होगी, या नन ऑफ द अबव ऑप्शन होगा। अब सुन लें, ये तो हमें पता चल गया ना, एग्जाम में क्या सोचूंगा मैं, कहूंगा इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा, टैक्स ज्यादा सप्लाई कम। मुझे पता है मुझे मार्केट में डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम करनी है, तो अब मैं ग्राफ खुद बनाऊंगा अपने डिसीजन तक पहुंचने के लिए। तो जब मैंने ग्राफ बनाया तो मैंने ऑब्जर्व किया प्राइस विल इंक्रीज, तो ये ऑप्शन का मैं टिक कर रहा हूं। फिर समझ आ गई, ये ग्राफ हमें खुद बनाने पड़ेंगे डिसीजन तक पहुंचने के लिए, बाकी जो हमारे सिनेरियो दे सकता। अगर ये कहते डिमांड कम हो रही है, सप्लाई भी कम हो रही है, हम कहेंगे प्राइस रिमेन सेम रहेगी। समझ आ रही है? और वो ये भी कह सकता है, ये देखो, वो ये भी कह सकता है सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड भी ज्यादा हो गई। अब बताओ प्राइस में क्या चेंज आएगा? तो आप क्या करोगे, मार्केट बना लोगे, उसमें डिमांड ज्यादा शो करवा लो, सप्लाई ज्यादा शो करवा लो, और फिर देख लो मार्केट प्राइस पर क्या इंपैक्ट आता है। सॉल्व कर लेंगे आप, पक्की वाली बात है। मुझे बता सकते हैं कि इसकी प्राइस पे क्या चेंज आएगा? सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, ओ सॉरी, सप्लाई ज्यादा डिमांड भी ज्यादा, प्राइस में चेंज क्या आएगा? सेम रहेगी। ये देखें, जब भी डिमांड का और सप्लाई का सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो प्राइस पर इंपैक्ट ही नहीं आता। मिसाल के तौर पर ये सप्लाई ज्यादा प्राइस कम करेगी, ये सप्लाई ज्यादा प्राइस कम करेगी, ये डिमांड ज्यादा प्राइस ज्यादा करेगी, तो नेट इंपैक्ट प्राइस का खत्म हो गया। समझ आ रही है? इस सप्लाई की वजह से प्राइस कम होगी, इसकी वजह से उतनी ही प्राइस ज्यादा होगी, तो नेट इंपैक्ट प्राइस पे कुछ आया? तो इस केस में प्राइस रिमेन सेम रहेगी। पर मशवरा ये है, लॉजिकली मत सोचना जब तक फुल प्रैक्टिस नहीं होगी, वरना मुफ्त के 2 नंबर जाया कर रहोगे। ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ में देख लीजिएगा, ठीक है जी। थोड़ा बहुत चेंज आ रहा होगा तो अपने प्राइस रिमेन सेम ही रखनी है जी। यहां पे क्वांटिटी ज्यादा हो गई, यहां पे क्वांटिटी इंक्रीज होगी, यहां पे सिर्फ प्राइस सेम है और क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ठीक है जी। ये ऐसा होगा, ग्राफ बना लीजिएगा। चला जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पेरिशेबल गुड। पेरिशेबल गुड पर आ जाए जरा। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी जिंदगी मुख्तसर होती है, हैविंग शॉर्ट लाइफ, मीन जल्दी खराब हो जाती है।
जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट वगैरह, ठीक है। अब ये ना कहिएगा सर वो अगर हम फ्रीज कर लें तो क्या ख्याल है, तो फ्रीज कर, जैसे कि जो फ्रोजन वेजिटेबल्स होती हैं पूरे साल मिल रही होती हैं, क्या ख्याल है। आपको पता है मटर का एक सीजन होता है, उसके बाद मटर गायब हो जाते हैं, लेकिन फ्रोजन मटर पूरे सीजन आप यूज करते रहो, कोई मसला नहीं है। समझ आ रही है। पेरिशेबल गुड्स जिसकी वैल्यू डिक्रीज होती है विद टाइम, वक्त के साथ साथ उनकी वैल्यूज कम, प्राइस, सॉरी ये वैल्यूज की जगह प्राइस है, ये प्राइस है, जिसकी प्राइस कम होती है उसकी वैल्यू भी कम होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। प्रोड्यूसर कैन नॉट प्रोड्यूस इन बल्क, ये चीज प्रोड्यूसर ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करता। वाई? क्योंकि ये चीजें स्टोर नहीं होती। मैं फ्रूट को स्टोर नहीं कर सकता अगर मेरे पास प्रॉपर स्टोरेज कैपेसिटी या स्टोरेज रूम नहीं है मेरे पास। क्यों? पेरिशेबल गुड में मिसाल के तौर पर एक बंदा फ्रूट बेच रहा है, वो जो सुबह के टाइम फ्रूट मंडी से लेकर आता है, सुबह के वक्त उसके रेट हाई होते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेब बेचने वाला है, वो 250 रुपीज पर केजी सेब बेच रहा है। अब जैसे दोपहर हुई, अभी भी उसके पास सेब ज्यादा अगर पड़े हुए हैं, वो क्या करेगा 250 से 220 तक आ जाएगा कि भाई अब तो दोपहर हो रही है तो कुछ सेब मेरे सेल हो जाए। तो दोपहर से शाम आ गई, वो 220 से 200 पर आ गया। उसको पता है वक्त गुजर रहा है, मेरे जो सेब हैं इनकी क्वालिटी कम हो रही है, ये खराब होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही रात पड़ेगी हो सकता है वो 200 से 160 तक भी आ जाए कि भाई हो सकता है ओवरनाइट ये मेरे आधे एप्पल, आधे सेब इसमें से खराब हो जाए। तो उसकी कोशिश क्या होगी कि जितने भी मैक्सिमम सेब हैं मैं सारे सेल करके जाऊं, ठीक है जी। तो पेरिशेबल गुड्स इनकी जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है, इनकी जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है। मिसाल के तौर पर हम जो फ्रूट्स लेकर आते हैं और जो वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, हमसे मुराद प्रोड्यूसर, दुकानदार, वो रोज सुबह जाते हैं मंडी में और डेली बेसिस पर फ्रूट वाला फ्रूट लेकर आता है, सब्जी वाला सब्जी लेकर आता है, गोश्त वाला गोश्त लेकर आता है। डेली बेसिस पर मुर्गियां आ रही होती है, डेली बेसिस पर वेजिटेबल्स आ रहे होते हैं, डेली बेसिस पर फ्रूट्स आ रहे होते हैं। एक फ्रूट वाला वो सुबह मंडी से फ्रूट लेकर आया और दोपहर 2 बजे तक उसने सारे फ्रूट बेच दिए, सारे सेब बेच दिए। उसने कहा यार अभी भी काफी दिन पड़ा हुआ है, मैं ऐसे करता हूं दोबारा मंडी में जाता हूं और दोबारा और सेब खरीद के और रात तक सेब बेचता हूं। अब वो जब 2 बजे मंडी जाएगा ना, मंडी उसको खाली मिलेगी। मंडी तो 10 बजे ही खाली हो जाती है। इसका मतलब जो पेरिशेबल गुड होती हैं उनकी सप्लाई लिमिटेड होती है। वो जो एक मर्तबा सप्लाई आ जाए फिर उसके बाद वो सप्लाई इंक्रीज नहीं होती। अगली सप्लाई के लिए मुझे अगले दिन वेट करना पड़ता है। अगर एक बंदा 2 बजे तक सारा माल बेच चुका, अब वो चुपचाप घर जाएगा क्योंकि मंडी से वो चीजें उसको मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब जो सप्लाई होती है पेरिशेबल गुड की वो वर्टिकल होगी। मिसाल के तौर पर कैसी होगी, डायग्राम देखते हैं। ये बैकग्राउंड म्यूजिक। सप्लाई जो होगी वो वर्टिकल होगी, लाइक दिस। दिस इज द सप्लाई फॉर पेरिशेबल गुड। मिसाल के तौर पर एक प्रोड्यूसर वो 50 kg एप्पल की क्वांटिटी लेकर आया, 50 kg एप्पल की क्वांटिटी लेकर आया और उसने मिसाल के तौर पर जो प्राइस चार्ज की वो 250 या 300 से चार्ज करना शुरू की। वो क्या करेगा, 50 kg है, वो इससे ज्यादा सप्लाई ला नहीं सकता क्योंकि वो जितनी सप्लाई एक दिन में ले आया उसने इतनी ही सेल करनी है, इससे ज्यादा वो बढ़ा नहीं सकता। दूसरी बात, पेरिशेबल गुड की सप्लाई क्यों चेंज नहीं होती? रीजन ये है, एक बार एक दरख्त से जितने सेब उतर आए
क्या मैं उस दरख्त से रिक्वेस्ट कर सकता हूं, दरख्त प्लीज गिव मी मोर एप्पल, प्लीज एक हफ्ते में और एप्पल प्रोड्यूस कर दो ताकि मैं इसको बेच के अमीर हो जाऊं? द ट्री विल रिफ्यूज योर डिमांड, कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा ये, और एप्पल चाहिए, यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन। क्या ख्याल है, समझा रहे? तो मुझे ये बताएं, एक बार दरख्तों से जो सप्लाई आ गई, क्या वो दोबारा सप्लाई आ सकती है उस सीजन में, अगले दिन, हफ्ते बाद? दैट्स वाई पेरिशेबल गुड की सप्लाई क्या होती है, हमेशा वर्टिकल होती है। और इस वर्टिकल सप्लाई को इकोनॉमिक्स की टर्म में परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये चैप्टर 3 में बताऊंगा। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का डिजाइन क्या है, आप सर ये वर्टिकल बनती है, ये वर्टिकल बनती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके मुतालिक क्वेश्चन है तो मुझसे पूछने, फिर मैं ड्यूरेबल गुड पे जा रहा हूं। जी भाई, मीट की मेरे भाई लिमिटेड सप्लाई होती है। मिसाल के तौर पर अब एग्जांपल समझिएगा, इसके ऊपर आप बहस करेंगे तो आप बहस करते रहेंगे, नतीजे तक पहुंचेंगे नहीं। पहले मीट की एग्जांपल लेते हैं, समझ आ रही है? मुझे बताएं, हमारे पास जानवर लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? जिसका सवाल है ना, उसको काउंटर करने दो जरा। जानवर लिमिटेड अनलिमिटेड? लिमिटेड है ना। अब मैं इसको जरा स्मॉल सेक्टर पर लेके आता हूं समझाने के लिए बात। मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 जानवर हैं, मैंने 10 के 10 जानवर को कुर्बान कर दिया, सप्लाई मेरी 50 kg होगी मिसाल के तौर पर। वो 10 जानवर कुर्बान हो गए, अब कर सप्लाई इंक्रीज, ठहर जा ना। हाँ ये वाली बात, सर उनके बच्चे तो होंगे, तो बच्चे नेवर भी कुर्बान, बच्चों को बड़े तो होने देना। क्या ख्याल है, समझ रहे? बाकी मीट की सप्लाई आने के लिए उन हजरत को बड़े होने देंगे, उनका भाई आप लोग बच्चे हो, बड़े हो जाओ, इंशाल्लाह आपका भी वक्त आएगा, सब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एक और एग्जांपल दूं इसके मुतालिक, क्या काफी है? चलो ठीक है फिर यहां पर आ जाए। फिर इसका मतलब हाँ, और इसमें से अचार निकालूं अब मैं? बस भाई खत्म हो गया कंसर्ट, और मैं और क्या करूं, खत्म हो गया, बस इतना सही है, वो भाई खत्म हो गया बस। अब चले एक और एग्जांपल चले सकते हैं कि सप्लाई जो चेन नहीं होती, डेयरी प्रोडक्ट की भी सप्लाई चेन नहीं होती। मिसाल के तौर पर इसी पे आ रहा हूं, मिसाल के तौर पर मिल्क, दूध, आपको पता है, अब इसमें वेरिएशन होगी, उसमें मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है जी। जब फिर मेरा वक्त आएगा ना, तो मैंने तो तुझे कभी भी माफ नहीं करना, तो माफी मांगता रहेगा, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करनी उस वक्त मेरा। तो मैं पहले कह रहा हूं, माफी वाले काम ना करी मेरे साथ, ठीक है जी। अच्छा जी, हमें बताए कि मिसाल के तौर पर भैंस एक वक्त में 12 से 15 किलो दूध देती है। मिसाल के तौर पर 15 किलो 20 किलो, हाँ 10 किलो, और चाले 2 किलो, इधर तो मुझे पता है। चले जी, हम ना ऑन एवरेज कर लेते हैं। गाय जो है, भैंस जो है, वो एक वक्त में मॉर्निंग टाइम 12 किलो दूध देती है, और इवनिंग टाइम भी मिसाल के तौर पर 12 किलो दूध देती है, या 10 किलो कर लेते चले, ज्यादा
अच्छा 8 किलो, 8 किलो आधी, ओ इतनी तुम भैंस है। अच्छा जी, तो अगर वो 10 किलो मॉर्निंग में दूध देती है और 10 किलो शाम में, तो टोटल 20 किलो हो गया। अगर हम किसी दिन भैंस से रिक्वेस्ट करें, प्लीज भैंस आपसे रिक्वेस्ट है, आज हमें 5 केजी दूध ज्यादा चाहिए, वो कहेंगी भाई मेरी तरफ से माजरत है, मेरी तरफ से माजरत है। और आपको पता है जो पानी वाली बात, तो चलें पानी तो मिला देंगे, जो हमारे कुछ तो हमारे जो दूध वाले मिल्क मैन हैं भाई, वो जो दूध बेच रहे होते हैं उनमें तो पानी भी नहीं होता, बल्कि उनमें दूध भी नहीं होता, ठीक है भाई, पाउडर भी नहीं होता, पता नहीं क्या होता है। वो सिर्फ केमिकल होता है। और जिसमें आप बड़े बड़े ओलपर के और बड़े बड़े ब्रांड के दूध पी के और कहते हैं ना भाई इसके अंदर इतनी रिचनेस है, और चेक करें जरा इतनी मोटी मोटी मलाई आई है, तो भाई वो दूध कोई नहीं होता, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखें दूध भैंस का एक्सेप्टेबल है, पानी के साथ भी एक्सेप्टेबल है भाई, दूध तो कम से कम है ना। और ये देखें सबसे बड़ी अल्लाह की कुदरत है, ये एक भैंस का इनपुट चारा है, वो घास खाती है, पर आउटपुट में खालिस तरीन दूध प्रोवाइड करती है। और अगर आप कभी ये जानना चाहो कि भाई ये दूध कहां से आ रहा है और उसको कुर्बान करो, ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब अगली बात सुनिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस जब आप उसको कुर्बान करोगे ना, आपको उसमें सिर्फ खून मिलेगा। इसका मतलब दूध गाय में से आता ही नहीं, अल्लाह के खजानों में से आता है। हाँ, जो दूध होता है ये अल्लाह के खजानों में से आ रहा होता है। बस भैंस और गाय तो एक वसीला है सिर्फ। आज जब उसको कुर्बान करोगे तो बीच में से कोई आपको दूध 5 किलो 2 किलो नजर नहीं आएगा, सिवाय खून के। समझ आ रही? चलो ड्यूरेबल गुड पर आ जाओ, ड्यूरेबल गुड पे आ जाओ। लास्ट बात, ड्यूरेबल गुड ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं, पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ड्यूरेबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती है जो इंडस्ट्रीज में बनती है। मिसाल के तौर पर मोबाइल जिसकी जिंदगी ज्यादा, लैपटॉप्स, हमारे कपड़े, हमारे घर, बल्ब, एसी, बाइक वगैरह, गाड़ियां वगैरह, ये सारे ड्यूरेबल गुड्स हैं। ड्यूरेबल गुड में लॉन्ग लाइफ, स्टोर कर सकते हैं, और हां ये पेरिशेबल से एक्सपेंसिव होते हैं। इनका ग्राफ कैसे बनेगा? इनका ग्राफ कैसे बनेगा? शुरू में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद वर्टिकल हो जाएगी। रीजन सुनिएगा, देखें इसके बाद बताता हूं आपको। चलें जी, जो ड्यूरेबल गुड है, भाई सारे खामोश हो जाएं। ड्यूरेबल गुड में हमें पता है हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो ड्यूरेबल गुड में जैसे जैसे मुझे प्राइस मिलती रहेगी, प्रोड्यूसर को प्राइस ज्यादा होती रहेगी, वह मार्केट में एक्स्ट्रा सप्लाई लाता रहेगा। मिसाल के तौर पर मार्केट में मोबाइल की प्राइस बढ़ रही है, तो प्रोड्यूसर मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देगा, सप्लाई बढ़ा देगा। प्राइस ये थी और क्वांटिटी ये थी, ठीक है जी। हुआ क्या, मार्केट में डिमांड ये थी, मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गई मोबाइल की,
जैसे मोबाइल की डिमांड ज्यादा हुई, मोबाइल महंगे होना शुरू हो गए, तो प्राइस ज्यादा हो गई। जब प्राइस ज्यादा होगी तो प्रोड्यूसर देखें सप्लाई एक्स्ट्रा ले आएगा, ठीक है। मार्केट में डिमांड फिर ज्यादा हो गई, जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हुई प्राइस फिर ज्यादा हो गई, प्रोड्यूसर फिर से सप्लाई ले आया। लेकिन अब की बार प्रोड्यूसर ने कहा जितना भी मेरे पास रॉ मटेरियल इस वक्त अवेलेबल था, मशीन अवेलेबल थी, लेबर अवेलेबल थी, मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कर चुका, अब इससे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चर करने की मेरे पास कैपेसिटी नहीं है क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज खत्म हो गए। जब रिसोर्सेज एक हद तक खत्म हो जाएंगे क्या उसके बाद सप्लाई इंक्रीज होगी? मेरे पास काम करने के लिए लेबर नहीं है, मेरे पास काम करने के लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है, मेरे पास मशीनरी अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद जो सप्लाई होगी वो बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी। यानी कि इस पॉइंट के बाद कभी भी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी। अगर इस पॉइंट पर भी डिमांड ज्यादा होगी तो हाई प्रेशर पड़ेगा प्राइसेस के ऊपर, तो देखें प्राइस अच्छी खासी इंक्रीज हो जाएगी। जब इतनी हाई प्राइस होगी कंज्यूमर कहेगा मोबाइल खरीदना मेरे लिए इतना भी जरूरी नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत महंगा मोबाइल खरीदने के लिए आ रहा था। तो इस हाई प्राइस पर कंज्यूमर अपनी डिमांड कम कर देंगे, तो ये डिमांड अल्टीमेटली वापस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड का जो ग्राफ बनता है शुरू में पॉजिटिव देन वर्टिकल, ठीक है जी। तो इस कॉन्सेप्ट को सारों को रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, तो कल इंशाल्लाह ताला। अच्छा आपका होमवर्क सुन लें। होमवर्क ये है, आपने चैप्टर 2 के सारे एमसीक्यू सारे के सारे एमसीक्यूज पढ़ कर आने। तो कल जो है लास्ट टॉपिक डिस्कस करने के बाद एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसी नोट्स में से अवेलेबल है नहीं, ये वही वाली हैं। अल्लाह हाफिज।